प्रश्न है अपना कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप जाने जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे समभारिक। याद रखेंगे आप लोग, समभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या तो समान होगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा। यदि पूछा जाता है समस्थानिक तो इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे समभारिक और समस्थानिक को। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप लोग को ठोस से डायरेक्ट किसमें परिवर्तन हो रहा है, गैस में परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे उधर्पातन। जिस प्रकार कपूर में होता है ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि हिम से डायरेक्ट बर्फ जो है सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम लोग उधर्पातन ही कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध द्वारा बनता है। तो दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध जो डैश द्वारा बनता है, तो ये बनता है साझा किए हुए दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े द्वारा। जिससे कि ये दो कार्बन अपना, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये डबल बॉन्ड कर रहा है कि किसके द्वारा बनता है, तो ये जो बनता है वो साझा किए गए दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनता है। मतलब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक दूसरे के साझा करके बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। तो याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ऑर्नेरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑर्नेरोलॉजी अध्ययन है क्या चीज का अध्ययन है, तो ये सपनों का अध्ययन है। याद रखेंगे आप लोग, ऑर्नेरोलॉजी किसका अध्ययन है, सपनों का अध्ययन है ऑर्नेरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। तो किस माध्यम से होता है पादपों में जल का परिवहन, ये होता है जाइलम की मदद से। जाइलम की मदद से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम की मदद से क्या होता है, पोषक तत्व मतलब भोजन वगैरह, ये इससे होता है फ्लोएम से। जिसे जो से जल हो गया, जो से जाइलम हो गया, मतलब जल का परिवहन करेगा जाइलम, फिर भोजन या पोषक तत्वों का जो परिवहन करेगा वो फ्लोएम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं। तो ये आप लोग को पता होगा कि मनुष्य में जो है कार्बोहाइड्रेट संचित रहते हैं, मनुष्य में या जानवर में वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। लेकिन अगर बात करें पेड़ पौधे में, तो पेड़ पौधे में जो भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, पौधों में स्टार्च के रूप में, जबकि मनुष्य या फिर जानवर में किस रूप में रहता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। तो डीएनए एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। याद रखें आप लोग, डीएनए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो ये पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो याद रखें आप लोग, कब पाए जाते थे, पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया था। तो पांच जगत में वर्गीकरण जो किया गया था वो व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, व्हिटेकर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो ये प्रवासन जो है जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। प्रवासन में क्या होता है कि अपने देश से लोग दूसरे देश में चले जाते हैं कुछ मतलब इनकम वगैरह के लिए, कमाने उमाने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण निर्धारक हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रवासन। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि रोमन गणराज जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व कायम रहा का तख्ता पलट डैश ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। तो अगस्टस, याद रखें आप लोग, अगस्टस जो है यही जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था और तथा उत्तराधिकारी था। इसी ने मतलब रोमन गणराज को 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रखा था। तो याद रखेंगे आप लोग, अगस्टस को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी किनारे विकसित है। तो वैदिक सभ्यता हो जाएगा सरस्वती नदी किनारे। किसके किनारे, सरस्वती नदी किनारे। याद रखें आप लोग, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी किनारे। बाकी बाद जब आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु नदी किनारे मिला था।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध लड़ा था? तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य शासक से लड़ा था, ये आप लोग पता होगा। और सेल्यूकस के साथ मेगास्थनीज भी आया था साथ में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कौसिम। ये ही जो अरब सेनापति थे ये सिंध पर विजय प्राप्त की थी और खलीफा के क्षेत्र पर एक हिस्सा बन गया था। याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मलिक इख्तियार उद्दीन उल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो भटिंडा के किला मुबारक में जो इसको कैद किया था, किसको? रजिया सुल्तान को। किसके द्वारा? मलिक इख्तियार उद्दीन। याद रखें आप लोग, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को जो कैद करके रखा था वो भटिंडा के किले मुबारक में रखा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो बलि शब्द का अर्थ है संत। क्या है? संत। बलि शब्द का अर्थ है संत। मध्यकालीन सूफी परंपरा का गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये पुर्तगाली के द्वारा बनवाया गया था। याद रखें आप लोग कि गोवा पर ऐसे भी आप लोग पता है कि अधिकार किसका था? पुर्तगाली का था, जो कि लास्ट तक रहा था। बाद में 1961 के आसपास गया। आज़ाद होने के मतलब बहुत दिन बाद तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कैद में रहा, लेकिन 1961 में हम लोग क्या किए? पुर्तगालियों को भगा दिए गोवा से भी। तो यही पूछा जा रहा है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? पुर्तगाली के द्वारा बनवाया गया था। एक प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी किससे? इसी से, कांग्रेस के कराची अधिवेशन सत्र 1931 में। ठीक है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो एवरेस्ट पर्वत का जो अक्षांश है वो नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है। याद रखें आप लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री ये है, लेकिन हिमशिखा जो है ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में युगों में से कौन सा युग पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत हो गया। लिपुलेख दर्रा जो ये उत्तराखंड में, तो ये सही है। याद रखें आप लोग, ये लिपुलेख दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में, सही है। बोमडिला दर्रा ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए ये भी गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश दिया है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, तो यहाँ पर दिया है अरुणाचल प्रदेश। मतलब बी को छोड़कर बाकी बात सभी युग गलत है। तो एक सही है, लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में, मतलब यही एक सही है, बाकी बात सभी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य अष्टमुडी झील स्थित है? किस राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में स्थित है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे मिलने से गंगा बनती है? तो ये देवप्रयाग में बनती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, उसके बाद नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा मिल जाता है, गंगा बन जाती है। पहले नाम इसका था भागीरथी, जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है भागीरथी, तब इसका नाम क्या कहलाने लगते हैं? गंगा। याद रखें आप लोग। एक प्रश्न है अपन, इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? ये कॉफर है, कॉफर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्कृति द्वारा की गई थी, 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी भाग अगर नगरपालिका के बात करें तो ये भाग 9 के को में नगरपालिका है। भाग 9 की बात करें उसमें पंचायती राज है। भाग 9 के को में नगरपालिका हो जाएगा, और 9 के खो में जो है वो सहकारी समिति है। याद रखें आप लोग। पंचायत हो गया,
और राज्य की बात करें तो राज्यों का वर्णन भाग 6 में और संघ का हो जाएगा भाग 5 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो ये 338 का बी का 1 है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ईबीसी के लिए है। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अधिसूचना जारी होती है? तो ये 60 दिन पूर्व होती है। लोकसभा के बस किस भाषा में चलती है? ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में चलती है। याद रखें आप लोग, लोकसभा के बस जो चलती है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो विधानसभा के सॉरी विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। और विधान परिषद हो गया। अब बाद राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के सभापति होता है और राज्यसभा के सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद आर्टिकल 140 है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष जो वो एस.के. धर थे। कौन थे? एस.के. धर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? इस 7वां संशोधन किया गया था, याद रखें आप लोग, 7वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के लिए स्वतंत्र पद का प्रदान करता है? सीएजी का पद जो है वो आर्टिकल 148 में, इसे आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 148। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर डैश एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया। ये जीएसडीपी है, जीएसडीपी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है, आप लोग को पता है, और उत्तर में नेपाल है, फिर इधर पूरब साइड में पश्चिम बंगाल हो जाएगा और दक्षिण में झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा था। कब? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में फल्गु बहती है, पुनपुन बहती है, बागमती बहती है, लेकिन गोमती नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक? तो बिहार में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 132। इसमें कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो आंवर झील पक्षी विहार है, जो कि बेगूसराय में है। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में बीजों और अधिक उपज देने वाली किस्मों को शामिल किया गया। सिंचाई की अच्छी विकसित हो, तो ये भी प्रणाली मतलब अच्छी प्रणाली विकसित हो सिंचाई के लिए भी है। खेती में उन्नत तकनीक का उपयोग, ये भी सही है। तो हरित क्रांति जो खेती से संबंधित है, लेकिन सड़कों की सुरक्षा सुधार को इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो गांव की सड़कों के सुधार को ये इसमें से नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें आप लोग, हरित क्रांति में खेतों से संबंधित जो भी होगा वो उससे संबंधित है, ना कि गांव के सड़कों के सुधार को। तो ये राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन अनचम कब शुरू किया गया था? तो अनचम का शुरुआत जो हुआ था वो 15 अगस्त 2021 ईस्वी को हुआ था। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, याद रखें आप लोग, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसका शुरुआत 15 अगस्त 2021 ईस्वी में किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो अधिकतम 100 दिन का रोजगार मिल सकता है साल भर में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1998 ईस्वी में मिला था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? किस लिए दिया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे। तो ये 1913 ईस्वी में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे ओलंपिक रिंग का, 1913 ईस्वी, याद रखें आप लोग। स्मृति मंधाना एक डैश है, तो ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं या दाएं हाथ के गेंदबाज है। तो याद रखें आप लोग, स्मृति मंधाना ये बाएं हाथ का बल्लेबाज है, मतलब बाएं तरफ से बैटिंग करता है और दाएं हाथ से बॉलिंग करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये आप लोग जानते होंगे। द इका बौग नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द इका बौग नामक पुस्तक जो है वो जेके रावलिंग के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जेके रावलिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को सिंहली भाषा जो है ये श्रीलंका के पहला आधिकारिक भाषा है, सिंहली भाषा, याद रखेंगे आप लोग। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। फिर है कि 1928 ईस्वी में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो ये सीवी रमन के द्वारा खोज किया गया था इसका। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। तो प्रेरण कुंडली का आविष्कार जो है वो निकोलस कार्लन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? निकोलस कार्लन के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग कि प्रेरण कुंडली का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? निकोलस कार्लन के द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुआ था। ये गुवाहाटी में हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखें आप लोग। 2023 की थीम क्या थी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये इसका थीम, तो याद रखें आप लोग, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये इसका थीम है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा हो गया। तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक जो था वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू है। तो 25 जिलों में है ग्रेडेड एक्शन लागू। ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किस जिले में बिहार का सबसे अधिक बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो बेगूसराय में सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।